एक ऐसे वक्त में जब भारत अंदरूनी मुश्किलात, तक़सीम और बेयकीनी का शिकार है, पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई कामयाबियों के बाद अब मालियाती इदारे ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान की मुआशी समत दुरुस्त और मस्बत है। और इस तमाम के दौरान आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट के मुताबिक आज दिन के आगाज पर खरीदारी का रुझान शुरू हुआ, जिसके नतीजे में बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स 1200 पॉइंट से जायद इजाफे से 1,35,000 की सतह उबूर कर गया। ऑटोमोबाइल असेंबलर, सीमेंट, कमर्शियल बैंक, तेल और गैस की तलाश करने वाली कंपनीज, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, OGDC समेत तमाम बड़े शोबे मस्बत जोन में दिखाई दिए। वाज़ेह तौर पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। सरमायाकारों के अलावा IMF ने भी तवक्को जाहिर की है कि पाकिस्तान 2025 और इसके बाद मजीद तरक्की करेगा। IMF के पाकिस्तान में नुमाइंदे माहिर बेनेसाई ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी मजबूत है। इब्तदाई पॉलिसी इक़दामात ने बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम बहाल करने और सरमायाकारों का एतमाद दोबारा कायम करने में मदद दी है। पाकिस्तान के इसी आलमी मंजरनामे पर मस्बत इमेज से मुतालिक ट्वीट करते हुए मारूफ भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण साहनी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तीनों बड़ी ताकतें चीन, रूस और अमरीका मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान से बात करना चाहती हैं। ये पाकिस्तान की सिफारती प्रोफाइल में बहुत हैरान कुन इजाफा है। मगर जहां IMF और भारतीय तज्जियाकार पाकिस्तान की कामयाबियों का खुले बंदो इकरार कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के अंदर रियासती मिल्कियती इदारे एक बार फिर मौजूए बहस आ गए हैं। रवा माली साल की पहली शशमाही में रियासती मिल्कियती इदारों का नुकसान 343 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी मिल्कियती इदारों का मजमूई नुकसान 5,893 अरब रुपए पर पहुंच गया। 153 अरब 27 करोड़ रुपए के साथ पहले नंबर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी, 58 अरब 11 करोड़ रुपए के साथ कैस्को दूसरे और 29 अरब 60 करोड़ रुपए नुकसान के साथ सेप्को तीसरे नंबर पर है। यही नहीं, रियासती मिल्कियती इदारों में नुकसान के साथ साथ इन कंपनीज की मजमूई आमदन और मुनाफे में 8% और 10% बतदरीज कमी भी आई है। वजारत खजाना के सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से जारी की गई शशमाही कारकर्दगी रिपोर्ट में बिजली के शोबे को सबसे बड़ी रुकावट करार दिया गया है, जिसके मजमूई नुकसानात 5,900 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ बिजली का शोबा 4,900 अरब रुपए के मजमूई गर्दशी कर्जे में से 2,400 अरब रुपए का जिम्मेदार है। CMU के मुताबिक बिजली की डिस्कोस ने 6 माह के दौरान 283 अरब 70 करोड़ रुपए का बुनियादी ऑपरेशनल खसारा जाहिर किया। SOS का मजमूई वाजिबुल अदा कर्जा 8,831 अरब रुपए तक जा पहुंचा, जिसमें सूद और रोल ओवर लागत शामिल है। रियासती मिल्कियती इदारों में नुकसानात के अलावा बैरूनी सरमायाकार भी पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय निकाल रहे हैं। स्टेट बैंक की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2025 में ट्रेजरी बिल से गैर मुल्की सरमायाकारी ने $1.5 अरब से जायद निकाले हैं, जो जून में सबसे बड़ा विड्रॉल है। अलबत्ता रवा माली साल मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बेहतर रही है। माहिरीन के मुताबिक ये इखराज पाकिस्तान भारत जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र हो सकता है, मगर आने वाले वक्त में इसमें बेहतरी मुतवक्के है। रियासती मिल्कियती इदारों में होने वाले इन नुकसानात को रोकने के लिए हुकूमत ने तमाम रियासती मिल्कियती इदारों की माली इमदाद को कारकर्दगी से मशरूत करने का फैसला किया है। ज़राए का बताना है कि वफाकी वजारत खजाना ने इमदाद को परफॉर्मेंस से मुंसलिक करते हुए एक नया मॉडल तजवीज़ किया, जिसके बाद रियासती इदारों को फंडिंग के लिए मखसूस अहदाफ पूरे करना होंगे। माली इमदाद उस वक्त तक नहीं दी जाएगी जब तक इदारे मखसूस अहदाफ पूरा न करें, और अगर अहदाफ हासिल न हुए तो माली इमदाद ना मिलने के अलावा मौजूदा माली मुआवनत भी कम कर दी जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि रियासती मिल्कियती इदारे नुकसान कर रहे हैं, लेकिन जब इन्हीं इदारों को प्राइवेटाइज करने के मंसूबे पर अमल शुरू हुआ तो नीलामी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। आज डॉन न्यूज़ में छपने वाली खबर के मुताबिक हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर के जिन नाकारा जनरेशन प्लांट्स की नीलामी का आज़म किया था, वो मंसूबा शदीद मुश्किलात का शिकार है।
गुज़श्ता साल हुकूमत ने सरकारी जेनकोस पावर प्लांट्स को बंद करने और उनकी पुरानी मशीनरी और आलात की नीलामी के लिए बैनुल-अक़वामी बोली रखी, मगर इन 9 पुराने पावर प्लांट्स के लिए कोई भी बैनुल-अक़वामी बोली नहीं दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ नई तिजारती जंग छेड़ दी है। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर 2 मुख्तलिफ पोस्ट में लिखा कि यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको की दरामदात पर 30% टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा। ये ऐलान अमेरिका के उन अहम इत्तेहादियों के साथ कई हफ्तों की मुज़ाकराती कोशिशों में नाकामी के बाद किया गया, जबकि गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप ने जापान, जनूबी कोरिया, कनाडा और ब्राज़ील पर नए टैरिफ आयद किए थे। सदर ट्रंप के 30% टैरिफ धमकी के बाद यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के खिलाफ मुतवक्के टैरिफ पर अमल दरामद रोक दिया है। अलबत्ता साथ ही अमेरिका के बजाय दीगर ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे करने पर गौर भी शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक तवील अरसे तक अमेरिका के इत्तेहादी रहने वाले यूरोपीय ममालिक अब अमेरिकी टैरिफ्स के बाद ग्लोबल ट्रेडिंग नेक्सस तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर की जानिब से यूरोप पर 30% टैरिफ धमकी से मुतालिक यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबर ब्रैंडो बेनिफाई का कहना है कि ट्रंप यूरोप को तकसीम और खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन सरबराह का कहना है कि हम अगस्त तक मुज़ाकराती अमल में शामिल रहेंगे, कोशिश करेंगे कि टैरिफ को मुअत्तल करवा लें, मगर इस दौरान हम काउंटर मेयर्स पर भी अमल जारी रखेंगे। इन्हीं काउंटर मेयर्स से मुतालिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यूरोप, जापान, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया जैसे 11 ममालिक पर मुश्तमिल एक ऐसा ब्लॉक बनाया जा सकता है जिसमें अमेरिका शामिल न हो, जो एक लंबे अरसे तक अमेरिका का इत्तेहादी रहा है। यूरोपीय यूनियन की तरह अमेरिका के एक और इत्तेहादी जापान ने भी सदर ट्रंप की जानिब से आए टैरिफ्स के बाद दीगर ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे का फैसला किया है। वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी सदर की जानिब से सख्त टैरिफ पाबंदियों के 101 दिन मुकम्मल होने पर अपने तज्जिये में लिखा कि महज 5 माह कबल तक जापान ये समझता था कि जापान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुक बेहतरीन हैं, क्योंकि ट्रंप ने इन ताल्लुकात से मुतालिक फैंटास्टिक रिलेशनशिप जैसे अल्फाज कहे थे, मगर जापान की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल और काउंटर मेयर्स के बाद जापान ही वो पहला मुल्क था जिस पर ट्रंप ने खत लिखकर सबसे ज़्यादा तनकीद भी की थी, और इस अमल ने न सिर्फ जापान बल्कि दुनिया भर को हैरान कर दिया था। 7 दहाइयों तक अमेरिका का इत्तेहादी रहने वाला मुल्क जापान इस वक्त सोच रहा है कि कैसे अमेरिकी पाबंदियों से अपने आप को न सिर्फ बचाया जाए बल्कि ये तासुर भी ख़त्म किया जाए कि अमेरिका जापान से कोई खुसूसी बर्ताव कर रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से धमकी के बाद आज वॉल स्ट्रीट और यूरोपीय शेयर फ्यूचर ने एशियाई इंडेक्सेस को नीचे धकेल दिया। अब एक जानिब सदर ट्रंप यूरोपीय यूनियन के खिलाफ तिजारती जंग छेड़ रहे हैं और वहीं दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का भी ऐलान कर दिया, मगर साथ ही ये भी कहा कि इन मिसाइल सिस्टम्स के पैसे यूरोपीय यूनियन देगी। माहिरीन के मुताबिक दुनिया तब्दील हो रही है या नहीं, मगर ये फैसला जरूर हो गया है कि सदर ट्रंप की सदारत में अमेरिका यकीनन तब्दील हो गया है। गजा में इसराइल ने मजीद 118 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। ताज़ा हमलों में इसराइल ने पानी की कतार में खड़े 10 मासूम बच्चों को भी शहीद कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों से 150 से ज़ायद फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर चुके हैं और मजमूई तौर पर 58,000 फलस्तीनी इसराइली बर्बरियत और जुल्म का निशाना बन चुके। गजा के मरकजी पनाह गुज़ीन कैंप में पीने के पानी के हुसूल के लिए कतार में लगे अफराद पर इसराइल की जानिब से हमला किया गया। यह हमला इस कदर खौफनाक था कि दर्जनों लोगों के चीथड़े उड़ गए। 10 मासूम बच्चे भी पानी की किल्लत के पेश नज़र कतार में लगकर पानी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और इसराइली जाहिरियत का निशाना बन गए। इसी तरह गजा सिटी की एक मार्केट पर हमलों के नतीजे में 17 फलस्तीनी शहीद हो गए और इनमें मशहूर डॉक्टर अहमद कंदील भी शामिल हैं। इसी तरह इसराइल ने रफा में इमदादी कैंप के बाहर खुराक के हुसूल के लिए खड़े फलस्तीनियों को गोलियों का निशाना बना डाला और इनमें अक्सर को सर में गोलियां मारी गईं। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है, मगर कतर में होने वाले हमास इसराइल मुज़ाकरात भी ताहाल तातुल का शिकार हैं। फौरी जंगबंदी की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ये इंदिया जरूर दिया कि अगले हफ्ते हमास और इसराइल के दरमियान पेशरफ्त मुतवक्के है। इससे पहले भी अमेरिकी सदर बारहा ये कह चुके हैं कि अगले हफ्ते सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और इसराइल और हमास के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा। ये खबरें भी सामने आती रहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को जंगबंदी के लिए रजामंद कर लिया, मगर इस सब के बावजूद अभी तक कोई ठोस पेशरफ्त सामने आती दिखाई नहीं दे रही।
حماس کا مطالبہ ہے کہ اسرائیل غزہ سے اپنی فوجوں کو واپس لے جائے اور اسرائیل یہ ماننے کو تیار نہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کے 60 دنوں میں غزہ میں جنگ ختم کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے اور یہ بھی کہا کہ 60 دن کی جنگ بندی کے بعد تمام زیر حراست افراد کو واپس لانے کی کوشش کی جائے گی۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اسرائیل اپنی فوج کو غزہ میں بدستور رکھنے کی تجویز دے رہا ہے اور حماس کا یہ مطالبہ ہے کہ اسرائیل اپنی فوجوں کو 2 مارچ کی پوزیشن پر واپس لے جائے۔ حماس نے اسرائیل کے تجویز کردہ انخلا کے نقشے بھی مسترد کر دیے ہیں۔ ان مجوزہ نقشوں کے مطابق رفح شہر اور شمالی اور مشرقی علاقوں سمیت غزہ کا 40% حصہ اسرائیلی کنٹرول میں رہنا تھا اور حماس کا مطالبہ ہے کہ اسرائیل وہاں تک پیچھے ہٹ جائے جہاں اس نے پچھلی جنگ بندی کے وقت کنٹرول سنبھالا تھا۔ اسی طرح امداد کی فراہمی اور جنگ کے خاتمے میں ضمانتوں کا معاملہ بھی لٹکا ہوا ہے۔ یرغمالیوں کے معاملے پر حماس کا یہ موقف کہ جب تک جنگ کے خاتمے پر کوئی معاہدہ نہ ہو جائے اس وقت تک باقی یرغمالیوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا اور اسرائیل اس بات پر بضد ہے کہ جب تک حماس تمام قیدیوں کو رہا نہیں کرے گی اس وقت تک جنگ ختم نہیں ہوگی۔ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے مگر اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ غزہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید ہیں اور وہ قطری حکام کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اس صورتحال پر غزہ میں غذائی قلت شدت اختیار کر گئی ہے۔ لوگ بھوکے پیاسے شہید ہو رہے ہیں اور ہزاروں نومولود بچے موت کے دہانے پر ہیں۔